नमस्कार। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर जी, जो कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रभारी भी हैं। सर, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आपको लगता है कि पिछली 15 साल इस सरकार से पहले आपकी सरकार थी, लगता है आप सरकार में आप लोग आ पाएंगे? निश्चित रूप से आ पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजन किया। और जहां तक सवाल सरकार का है, 100% पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से पार्टी की गतिविधियां बूथ स्तर से लगाकर प्रांत स्तर तक चल रही है और कार्यकर्ता ने जो गति पकड़ी है, हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और 6 महीने से मैं जिस प्रकार से घूम रहा हूं, तो कोई ऐसा इशूज नहीं रहता जिसमें कार्यकर्ता इन्वॉल्व नहीं, और अच्छी संख्या में। और सबसे पहली बार देखा कि 15 साल सरकार के बाद वाली 4.5 साल की सरकार भी देख रहे हैं, तो जिस प्रकार से एक डेवलपमेंट रुका है और जो भ्रष्टाचार नीचे तक हुआ है, उससे निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जितने भ्रष्टाचार किए जब आपकी सरकार थी, मैं उनको चुनौती देता हूं। भूपेश बघेल जी स्वयं बैठे और मेरे किसी जिला स्तर के कार्यकर्ता को बिठा दे, बड़ा भी नहीं, कोई हमारे एक्स एमएलए को बिठा दे, वर्तमान एमएलए को बिठा दे, और वो डिबेट करे आप लोगों के सामने। मेरा उनसे सीधी सीधी चुनौती है कि किसी भी विषय पर 15 साल और ये 4.5 साल, अब 5 साल होने जा रहे हैं, इनमें बैठे ना। कहने को तो देखिए, लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, इसलिए मैं उनकी बातों का रिएक्शन ही, मैं कहता हूं बैठो, चुनौती दो, आओ आमने सामने बैठो, एक एक विषय लो सामने। 15 साल में हमने क्या किया, आपने अभी 4.5 साल में क्या किया, और डेवलपमेंट हमने क्या किया, आपने कितना किया। आए मैदान में, आए, कौन मना करता उनको। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल जो है वो साफ छवि के नेता है और उनकी तरह तो आपके पास चेहरा ही नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी किसी एक चेहरा की मोहताज नहीं है। हमारी पार्टी सिस्टम की पार्टी है। हमारी पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं, किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं, किसी एक नेता की पार्टी नहीं है। इस पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या, त्याग और बलिदान ने बनाई है। और इसलिए ये हमारी सिस्टम की पार्टी होने के नाते मैं लगभग 9 से 10 प्रांतों का प्रभारी रहा हूं। मैं ऐसे कई प्रांत बता सकता हूं जहां हमने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा, कई ऐसे प्रांत बता सकता हूं जो चेहरे के साथ लड़ा। तो ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है, और सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने अभी तक तय नहीं किया है। अभी हम कमल का फूल लेकर के मैदान में जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या आपको लगता है कि साफ सुथरी छवि वाली ये सरकार है? कौन सी सरकार? ये जो अभी वर्तमान में भूपेश बघेल की सरकार। ये तो वहां की जनता से प्रश्न पूछना चाहिए, इसका सही उत्तर आपको चुनाव के बाद मिलेगा कि कितनी साफ है। आप आश्चर्य करेंगे कि केंद्र की योजनाएं जो यहां गई, हमने एक प्रयोग किया मात्र। योजना तो 50 में जो उनकी राशि थी और हमारी राशि गई। प्रधानमंत्री आवास योजना की 3 किस्तें गई, लगभग 18 लाख मकान, 16 लाख मकानों का पैसा गया। उन्होंने एक पैसा अपने हिस्से का नहीं दिया। आज छत्तीसगढ़ की जनता 15 लाख मकानों से वंचित है, और हमने उसका एक आंदोलन किया। हमने गांव गांव जाकर के फार्म भरवाए। हमारा हर कार्यकर्ता गांव में जाके फार्म भराया। उनका सर्वे था कि हाँ, तुमको प्रधानमंत्री का पैसा आने वाला है। वो नाम छांटे। 8 लाख फार्म इकट्ठे हुए, और पिछले 4 महीने पहले 14 या 15 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ, तो साफ छवि का झलक तो वहां मिल गई है। फिर जिस प्रकार से इन्होंने वंचिका देके घोषणा पत्र के माध्यम से, और आज दुर्भाग्य है कि जिसने घोषणा पत्र बनाया और उसकी वजह से उनकी सरकार बनी, उसको किनारे कर गया। और आज आखिरी दिनों में उसको एक लॉलीपॉप दी है डिप्टी सीएम की। वो भी बिना मन से महसूस करा कि वो अच्छे व्यक्ति है, वो नहीं चाहते कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन तय तो हुआ था 2.5 साल का, लेकिन उनको नहीं आने दिया। तो जब घोषणा पत्र की जड़ में ही भ्रष्टाचार था या बेईमानी थी या कहना चाहिए वंचिका थी, तो वो किस आधार पे कहते। और इसका सही उत्तर
मैं नहीं दे सकता। इसका सही उत्तर आपको जब रिजल्ट आएगा तब मिलेगा कि कितनी उनकी साफ छवि है। गोठान को लेकर के कितनी गोठान बनाई, कम से कम 5,000 गोठानों पे हमारा कार्यकर्ता गया है। एवरेज 19 लाख, बहुत तरीके से अलग अलग फंड को जोड़ करके पैसा दिया गया। हमने गांव वालों को बिठाया हमारे साथ, हमारे बड़े नेता भी गए, छोटे नेता भी गए, तो गांव वालों को पता नहीं कि पैसा कितना आया। यानी वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से, वर्मी खाद के माध्यम से आज कोई ऐसी ब्लॉक नहीं है जहां वर्मी खाद उन्हीं के गोठान में बना हुआ लोगों को दिखा रहे हम कि खाद है या मिट्टी है। तो कुल मिला के पूरा धोखा देने वाली ये सरकार है, लेकिन फिर भी इसका निर्णय आने वाला चुनाव का परिणाम करेगा। क्या ये सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है? आपको लगता है कि जो मेरा सवाल अगर मैंने इतनी बात की तो मुक्त हो जाने का प्रश्न नहीं, बिल्कुल ही नहीं है मुक्त। इनके खुद के अफसर अंदर पड़े, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंदर पड़े और लाइन लगी अभी अंदर जाने वालों की। काफी लोग ईडी के दायरे में आ रहे हैं, काफी लोग सीबीआई के दायरे में आ रहे हैं, काफी लोग एनआईए के दायरे में आ रहे हैं, काफी लोग आईटी के दायरे में आ रहे हैं। तो ये अगर भ्रष्टाचार मुक्त होती तो वहां तक जाने का जरूरत थी उनको। लेकिन उनका तो आरोप है कि आप लोग ईडी का जो इस्तेमाल है वो टूल की तरह कर रहे हैं उन्हें फंसाने के लिए। इसका मेरा एक उत्तर है इनसे, और आपके माध्यम में चाहूंगा कि इसको आप पूछे। यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार रही, ये सब लोग थे शामिल। उस समय कोई महीना ऐसा गया क्या कि कोई ना कोई भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ? उस समय क्या नरेंद्र मोदी ईडी चला रहे थे? नरेंद्र मोदी सीबीआई चला रहे थे? क्या आईटी उस समय हमारे पास थी? इन्हीं की यूपीए की सरकार के लोग जेल तक गए, कैबिनेट मंत्री। तो ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात है। एक संवैधानिक संस्था है, केस का एक प्रोसेस है, केस आगे बढ़ता है, और वो पहले अपने गिरबान में जाके ना कितने घोटाले हुए आम पब्लिक तक, वो कोई भारतीय जनता पार्टी ने उजागर नहीं किए, या नरेंद्र मोदी जी ने एज ए गृह मंत्री अमित शाह जी ने नहीं किए। ये किए उन्हीं की सरकार के अधीन, ये जो आप संस्थाएं बोल रहे हो, इन्हीं संस्थाओं ने किए। तो किस आधार पे आरोप लगा रहे कि हम उपयोग कर रहे हैं? इसका मतलब आपने भी अपने अलायंस को मारने के लिए उस समय ये उपयोग किया। कनीमोजी जा रही है, डी राजा जा रहा है, कितने लोग अलायंस के लोग गए, इनके खुद के लोग गए। तो इनको तो ये नैतिक कहने का अधिकार ही नहीं है। आजादी के बाद अगर मैं कहूं तो 64 वर्षों से ज्यादा एक ही परिवार ने राज किया, पार्टी भी नहीं, एक ही परिवार ने। अगर दूसरे को बिठाया तो अपने सलाह से बस तुमको खाली बैठना है। ये एक दृश्य देखा कहीं कि एक पार्टी का नेता देश के प्रधानमंत्री का पढ़ने वाला कागज हाथ से खींच के फाड़ दे? किसको ज्ञान दे रहे ये? पार्टी बची कहां? किस जगह बची बात? और इनको अब भय लग रहा है कि आने वाला चॉइस नहीं, चॉइस से आगे आने वाला भी हमारा नहीं है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, मैं तो कह रहा हूं डेवलपमेंट को लेकर के इनके 60-64 साल और हमारे ये 9-10 साल किसी भी स्तर पे अच्छे आए। मैं आप चैनलों से भी आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इसमें डिबेट कराओ सबकी कि अब आज देश कहां है और 64 साल देश कहां था। एक भिखारी के नाते, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के नाते, एक कुछ न कुछ मांगने के नाते जाता था। आज दुनिया मानने लगी है, आने वाले समय में भारत वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है। इसलिए ईडी और सीबीआई और ये जितने भी नाम ले रहे हैं, कृपा करके आप उनसे ये भी पूछे कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में कौन थे? क्या उस समय भी नरेंद्र मोदी के अधीन थी या अमित शाह के अधीन ये सारी संस्थाएं थी? ये सारी संवैधानिक संस्थाएं। और मैं और कहता हूं, एज ए नरेंद्र मोदी सीएम, एज ए डिप्टी एचएम अमित शाह, कितना इंट्रोगेट किया? हमने तो कोई आंदोलन नहीं किया। आज अगर इनको किसी नोटिस जाता है, पूरे देश में तूफान मचाते ये। हमारे राहुल बाबा को नोटिस चला गया। अरे उस समय कहां गए थे जब नरेंद्र मोदी को घंटों तक और बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल पे सामना किया हमने एसआईटी का। हमने तो कोई आंदोलन नहीं किया कि हमारे नेता को कहीं ये गिरफ्तार करो या आप इस तरह को। अमित शाह को तो जेल में डाला, हमने कोई आंदोलन नहीं किया। हम संवैधानिक संस्थाओं पे, हमने न्यायपालिका पे भरोसे करके, न्यायपालिका हमारे साथ रहेगी, हम उस स्तर पे गए। इसलिए इस प्रकार बोलने का कांग्रेस के किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है।
तो कांग्रेस रसातल में जा रही है, इसलिए इस तरह का प्रयोग कर रही है। सर, जिस तरह से ईडी के दायरे पे छत्तीसगढ़ के कुछ अधिकारी आए हैं, आपको लगता है कि इसकी आंच जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेगी? निश्चित रूप से पहुंचेगी। और जब उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरेस्ट हो रहा है, उसकी सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं ले रहा है, उनके बाकी सारे खास लोग ईडी के नीचे दायरे में आ रहे हैं, लेकिन इसका निर्णय ईडी का जो प्रोसेस है वो संवैधानिक प्रोसेस वो करेगा। जाएगा नहीं जाएगा मैं इसमें क्या कह सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से जो ईडी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ईडी ने जो एफआईआर दर्ज की है वो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखी है। उस एफआईआर को आप लोगों को देख लेना चाहिए, उससे पता लग जाएगा कि कितने नीचे तक गिरे हैं ये लोग। सर, उनकी सरकार की तरफ से क्लेम किया जाता है कि गांव का जिस तरीके से विकास किया है, जिस तरह से राज्य सरकार ने, उस तरह से पहले कभी नहीं हुआ जिस तरह का विकास इनके कार्यकाल में हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी बात तो है कि लोकतंत्र है और विकास या जनता किसके साथ है, ईमानदार कौन था या काम किसने किया, उसका सही प्रमाण तो वोट के बाद रिजल्ट आने से देती है। और जो रिजल्ट लोकसभा में या बाकी जगह हमारे पास आ रहे हैं तो हमको मान्यता तो मिल रही है, तो बात है। इसलिए कल बार बार गृह मंत्री जी ने कहा जनता में हमारा विश्वास है, इन डरे हुए लोगों में अविश्वास है, बार बार उन्होंने कल हाउस में बोला। तो इसका निर्णय और विकास अगर किया है तो आज आप रोज सड़क दिखा रहे हो छत्तीसगढ़ की, लोकल चैनल कोई नहीं है जो गांव दिखा रहे हो। तुलना कर लीजिए कि 15 साल में हमने क्या किया, इन्होंने 4.5 साल में क्या किया, और उसका रिजल्ट आएगा। दिन भी बहुत कम बचे। सर, भूपेश बघेल का कहना है कि जिस तरह से पहले नक्सली हिंसा हुआ करती थी उसमें भारी कमी आई है और अब कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो नक्सली सीमित होकर रह मुझे लगता है कि नक्सली कमी कह दो या नक्सलवाद को किसी व्यक्ति विशेष को श्रेय नहीं लेना चाहिए। मैं अभी आपको तो मैं आंकड़े दे भी सकता हूं पिछले 15 सालों के और इस सालों के, लेकिन मैं न भूपेश पे आरोप लगा रहा हूं न किसी। ये ऐसी समस्या है देश में जिस समस्या के बारे में व्यक्ति से उठ के, पार्टी से उठ करके, ऊपर उठ करके इसको कैसे हल किया जाए उसकी चिंता करनी चाहिए। और उस चिंता करने में नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत से लगी है। कायदा डेटाज आपको दिए गृह मंत्री जी ने कि मणिपुर में कब कब क्या क्या हुआ, आपके राज में क्या हुआ, किस किस के राज में हुआ, नेहरू जी से लगाकर इंदिरा जी के लगाकर सब। अच्छा नहीं होना चाहिए, हम अभी भी कहते, लेकिन जब आप आरोप लगा रहे हो तो मजबूरी में, इसलिए मैं इस विषय में डिटेल में कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि पुराने आंकड़े भी देखने चाहिए, लेकिन ये जो नक्सल की समस्या है इस समस्या को न व्यक्ति से जोड़ना चाहिए, न मुख्यमंत्री रमन सिंह या भूपेश से जोड़ना चाहिए। इस समस्या को हम सब, जिस दिन मैं दंतेवाड़ा जाने वाला था उस दिन एक दिन पहले ही 8 जवानों को उन्होंने हत्याएं की, मैं यही मानूंगा, पूरी गाड़ी उड़ी। मैं भी उनके श्रद्धांजलि देने गया था, मुख्यमंत्री जी भी वहां थे, हम दोनों मिले भी है। मैंने उनसे कहा कि बड़ी भारी काम, आपको कोई काम हो तो एचएम के, उन्होंने कहा नहीं, एचएम ने मेरे से बात की है। मैंने कहा देखिए मेरा भी कहीं उपयोग करना चाहिए तो आप अपन दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, अपन दिल्ली बैठेंगे, गृह मंत्री जी के साथ बैठेंगे। तो ये भावना होनी चाहिए। और नक्सलवादी समस्या पे आप आरोप लगा रहे हो मैंने कम किया और तूने ज्यादा किया, इससे बड़ा घटिया चरित्र क्या होगा बताइए आप। खाली लोगों के वोट के लिए देश चलाना है क्या हमको? मेरे निर्णय से पहले दिया कि मैं राजनीति करने के लिए नहीं देश चला रहा हूं। हम 2047 का चला रहे तो क्या 47 तक हम ही जिंदा रहने वाले हैं क्या? हम देश का विकास कैसे हो? पहला भाषण अगर प्रधानमंत्री ने संसद में दिया है तो उन्होंने कहा कि पूर्वांचल पूरा हमारा विकास अधूरा रहा, इसलिए मैं समान रूप से विकास कैसे हो वो मैं चिंता करूंगा। और ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनते ही गति शक्ति नाम से एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया और हमने ऐसे कई प्रोजेक्ट जिसका शिलान्यास नेहरू जी ने किया था, इंदिरा जी ने किया था, हमने ये भाव नहीं रखा उन्होंने किया इसलिए छोड़ दें। मैं आपको कैन बेतवा का देना चाहता हूं, 45 साल पहले से पड़ा वो डंप हमने चालू किया, पैसा भी दिया, आज वो चालू भी हो गया, उसमें पानी भी आना शुरू हो गया। हमारा ये भाव रहना चाहिए, जनता हमें अगर चुनती है ना तो देश के विकास के लिए चुनती है, मेरे विकास के लिए नहीं, मेरे परिवार के विकास के लिए नहीं, मेरी पार्टी के विकास के लिए नहीं।
और इसलिए हमने फर्स्ट राष्ट्र कहा है, सेकंड हमने पार्टी कही है हमेशा। तो ये जो भाव रखता है, इसलिए नक्सलवाद जैसी समस्या में क्रेडिट नहीं लेना, ना तो मेरे को लेना, ना रमन सिंह को लेना, ना भूपेश को लेना है। हमको क्रेडिट वो होगी कि हम इसको समस्या को कैसे हल करें। आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नक्सलवादियों के नाम पर आपने वहां आदिवासियों पर कार्रवाई की जब आपकी सरकार थी। देखिए वो कुछ भी करे, भूपेश, पहले तो मैं, आप हर विषय भूपेश पे पूछ रहे हो, तो मैं भूपेश पे अधिक ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता। और मेरा स्वभाव है, मुझे 45 साल हो गए प्रत्यक्ष राजनीति करते। मैंने राजनीति में एक स्वस्थता रखी है कि बिलो दी बेल्ट नहीं बोलना। तो भूपेश क्या बोलते क्या नहीं बोलते, मैं इस डिबेट में ज्यादा नहीं पढ़ता हूं। और इसका सीधा उत्तर है कि जनता उत्तर देती है। हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो आज भी कह रहे हैं कि उस समय की घटना घटी जब कांग्रेस के सारे सज्जन गए एक साथ, वो क्या अच्छी घटना थी क्या? उसको क्या बीजेपी ने जानबूझ के किया क्या? तो ये इन चीजों को क्या उत्तर देना है? मैं कहूंगा, मैं जाने वाला था दत्तेवाड़ा, इसलिए भूपेश बघेल ने योजनाबद्ध तरीके से गाड़ी मरवा दिया जवानों को। मैंने ये नहीं कहा, मैं खुद गया वहां, श्रद्धांजलि देके आया जवानों को। ये भाव मैं कहता हूं इन्होंने लगा कि पूरा राष्ट्र आज कुछ नहीं है, हमारा परिवार, मेरी पार्टी, और प्रेशर है ऊपर से प्रेशर है कि हमको इतना कलेक्शन करके देना हर महीने, मजबूरी है, इसलिए उसको आरती उतारनी पड़ेगी है। और मैं कहता हूं अगर वो इतना ईमानदार है और इतनी अच्छी सरकार चला रहा है, तो भाई तू डर क्यों रहे हो? तुम्हारी सरकार अगर जनता दोबारा आ रही है तो आएगी, इसमें क्या है? हम तो बड़ी मुश्किल से 60 सालों के बाद अभी आने लगे हैं, तुम ही आते रहे भाई। तो इसमें उसको डर क्यों लग रहा? मुझे तो ये पता है, मैं जाऊंगा तो भी वो कोई ना कोई कमेंट करेंगे, आदरपूर्वक कमेंट करते हैं। 4.5 साल पार्टी हुई, अब आए इतने बुजुर्ग व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति, ये क्या करेंगे? भाई कुछ करेंगे, मैं करूंगा, मेरी पार्टी का काम मैं करूंगा, तू तेरी पार्टी काम करो, आप अपनी पार्टी काम करो। तो ये उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलता है। और इसलिए उनको किसी ने, मुझे भी पूछा प्रेस ने, उन्होंने जैसे ही मैं जाना होना तो कुछ परिवर्तन किए, तो मैंने उत्तर दिया उनको, मैं जहां भय होता है वहां परिवर्तन होता है। तो मेरे जाने के बाद उन्होंने कुछ बहुत परिवर्तन किए। मैं मेरी नहीं बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन काफी पार्टी में वगैरह व्यवस्थाओं में परिवर्तन किए, तो कहीं ना कहीं भय पैदा है। और वो इतने कॉन्फिडेंस में है, तो फिर हमारी चिंता क्यों करे? वो अपनी पार्टी का काम करे, जो काम रुके वो उसको पूरा करे, और आवे जीत के दोबारा। जनता है, जनता जनार्दन है। आपको नहीं लगता कि 2.5 साल का एक एग्रीमेंट था और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बनाया गया टीएस सिंहदेव को, ये भय उनको सता रहा है कि कहीं मैं कहता हूं हर जगह उनके पास भय है। और अभी आप 2 महीने देखिए, बहुत परिवर्तन होने वाले हैं वहां। और मैं ये सार्वजनिक वहां भी बोल चुका हूं, इतना भयग्रस्त हो गए वो कि पता नहीं हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। इसलिए मंत्रिमंडल में परिवर्तन, यहां से उठा के वहां रखना, वहां से उठा के वहां रखना, एक सी कुर्सी बदल के उसकी जगह रखना, वो कुर्सी बदल के उसकी जगह रखना, और बाबा को अंतिम में जाकर के टीएस बाबा साहब को डिप्टी सीएम बनाना। उनके खुद के आपने स्टेटमेंट बाद में देख लिए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि वो जिस पार्टी से बंधे उस पार्टी में जो पार्टी कहेगी करते रहेंगे, अच्छी बात है उनकी। मैं इसकी प्रशंसा भी करता हूं कि 2.5 साल कुछ नहीं देने के बाद भी डिप्टी सीएम कोई ऐसी कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है। सर आखिरी सवाल, बीजेपी किन किन मुद्दों को सामने रख करके इस चुनाव में जा रही है जिससे लगता है कि आपको फिर से सत्ता हासिल हो जाएगी? नंबर 1 भूपेश सरकार का भ्रष्टाचार, नंबर 2 विकास का बिल्कुल रुक जाना, नंबर 3 समाज जीवन का कोई ऐसा अंग नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा जिस प्रकार से नंग प्रदर्शन हुआ है, कितनी पीड़ा होगी उनको। कौन सा ऐसा सेक्टर है कर्मचारियों का जो हड़ताल पे नहीं बैठा है? क्या क्या वादे किए, शराबबंदी का वादा क्या किया, सब वादा। कोई दिन ऐसा छूटता वहां कोई नहीं हुई घटना, तो उसके जो विकास अवरुद्ध करना। तीसरा, हमने जो 15 साल किया विकास वो लेके जाना। और चौथा सबसे बड़ा वादा जो हम हर घर को राहत दी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना लागू की न केंद्रीय योजना, तो हमने डिवीजन करके नहीं की है
कि ये इस घर में जाएगी, इस घर में नहीं जाएगी, हमारा झंडा लगा तो वही वहाँ राशन जाएगा, हमारा झंडा लगा तो ही उज्ज्वला जाएगी, हमारा झंडा लगा तो ही ये डबल मकान बनेगा। और इसने जो भ्रष्टाचार किया है, केंद्रीय योजनाओं को रोक करके, नाम बदल करके योजनाओं किया है, उसको उजागर। तो केंद्र की योजनाएं, आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व, वहां का भ्रष्टाचार और 4 साल में जो 5 साल में जो विकास को अवरुद्ध रहा है, एक छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से, मैं कहता हूं सबसे संपन्न प्रदेश है, प्राकृतिक संपदा इतनी जबरदस्त वहां, मिनरल माइंस के आधार भंडार, छत्तीसगढ़ एक मॉडल पूरे देश में बनने के जा रहा था, उसको रोका है। उस रोकने को लेकर के हम ये विषय लेके जनता के बीच में जाएंगे। सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।